दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में उठते सवालों पर, खासकर मोहन यादव की मुख्यमंत्री पद की स्थिति को लेकर। क्या मोहन यादव की नियुक्ति केवल एक चुनावी चाल थी? क्या उन्हें केवल एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था? भाजपा और आरएसएस के बीच चल रही तकरार ने उनकी कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। भाजपा और आरएसएस के बीच चल रहे संघर्ष का क्या नहीं ये नतीजा है? क्या उन्हें चुनावी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री बनाया गया था? और क्या अब उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है? आइए इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, क्या जी, मोहन यादव की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति भाजपा की एक चुनावी चाल है या फिर कुछ और? आज पूरी जो मध्य प्रदेश की राजनीति है ना, इसको आप विस्तार से समझाइएगा हमारे दर्शकों को। जी रोमा जी, मैं बड़े ही विस्तार से आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का आपने सवाल किया है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से भारतीय जनता पार्टी हटा सकती है। मैं इसको लेकर के आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो है ओबीसी का जो जातिगत जनगणना से लेकर के ओबीसी समाज के और बहुजन समाज के, दलित आदिवासी समाज के काफ़ी स आंदोलन चल रहे हैं और विशेष तौर से जो यादव समाज मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले लगभग भारत देश जब से आज़ाद हुआ है तब से पिछले 4-5 सालों में अहिर रेजिमेंट जो आंदोलन हुआ है, अहिर रेजिमेंट का, उसके माध्यम से मध्य प्रदेश का यादव समाज जागरूक हुआ है और जो अहिर रेजिमेंट में पहले कई मुद्दों पे जब हमने बात की है तो मैं आपके शो में बता चुका हूँ कि अहिर रेजिमेंट जो उठ कर गया है वो मध्य प्रदेश से ही पूरे देश में उठ के गया है। तो जो अहिर रेजिमेंट का आंदोलन है जब वो जागरूक हुए जो 26 करोड़ जो यदुवंशी समाज है, वो लगातार पूरे देश में जब मध्य प्रदेश से अहिर रेजिमेंट के माध्यम से जब जागरूक हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठन को लगा कि जो यादव समाज यदुवंशी संगठन लगातार सड़क पर उतर करके जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, तो इसलिए हमको यादव समाज को या ओबीसी समाज को कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो उसी क्रम में उन्होंने इसको जो आंदोलनों को देख करके चाहे वो ओबीसी समाज का आंदोलन हो, ओबीसी का चेहरा डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे फिर अहिर रेजिमेंट के आंदोलन हो। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इस आंदोलन के दबाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बनाया और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद से ये लोग हटाएँगे। दूसरी बात आपने ये जो आरएसएस का सवाल किया कि आरएसएस में और भारतीय जनता पार्टी में जो आपस में खींचतान चल रहा है, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ जो आरएसएस बहुत दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट संगठन है। तो मुझे लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में आपस में किसी तरह का ज़्यादा कोई विघटन रहता नहीं है। ये लोग सिर्फ़ दिखावे के लिए करते हैं जिससे कि आरएसएस और भाजपा में ही जिस तरह का तनाव की स्थिति और आपस में विघटन की स्थिति बता करके ये लोग अपने आप में आरएसएस और भाजपा को एक-दूसरे के ऊपर बताने का प्रयास करते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की कोई कलह हो। बस ये दिखावे के लिए जनता को दिखावे के लिए इस तरह की करते हैं, जिससे कि लोगों को ये लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से तो अच्छी आरएसएस है। आरएसएस ये सब चीज़ें हैं, ये सब दिखावा मैं जहाँ तक मानता हूँ, ये सब दिखावा है रोमा जी। आपका कहना है कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, मोहन यादव जी। को जो अपना बीजेपी सरकार है वो नहीं हटाने वाली। लेकिन इससे पहले भी कई केस हुए हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। एक स्कूल का प्रोग्राम था, वहाँ से उनकी पिक्चर गायब थी। तो आपने बोला कहीं न कहीं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जिस तरीके से पोस्टर से उनकी पिक्चर्स गायब हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से काफ़ी खबर आ रही हैं कि मुख्यमंत्री चेंज करने की पूरी रणनीति चल रही है इस समय दिल्ली से। हम जानते हैं कि जो मोहन यादव है उनको एक रिमोट कंट्रोल कहा जाता है। एज़ अ रिमोट वो काम करते हैं, जो उनकी सरकार है वो दिल्ली से चलती है। तो ये खबर हम थोड़ा बारीकी से जानना चाहेंगे, इस बारे में आप बताएँ क्योंकि इसमें कहीं न कहीं सच्चाई तो है। कोई खबर तो है इसके अंदर जो चारों ओर से हवा सुनने को मिल रही है। तो जी इसके बारे रोमा, में पूरा मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को कि जो मोहन यादव हैं, मोहन यादव के साथ ओबीसी का होने के कारण ये लगातार भेदभाव होता है। मैं पहले भी आपके शो में कई बार इस बात को अवगत करा चुका हूँ आपको। दूसरी बात जो सागर में जो इंडस्ट्रियल एरिये से संबंधित जो उद्योगपति जो यहाँ पे बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, उसको लेकर के एक प्रोग्राम था जिसको लेकर के गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह ने लगातार नाराज़गी व्यक्त करते हुए वो लोग मंच को छोड़ कर के भाग गए थे। फिर इसके बाद में एक सागर में फिर एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय या कॉलेज का जो उद्घाटन समारोह था, उसमें डॉक्टर मोहन यादव का मुख्यमंत्री होने के बाद भी फोटो ना होना एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन था।
तो ये सब चीजें मोहन यादव को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक लोग समाज से आते हैं, ओबीसी एससी एसटी समाज से आते हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से जो ओबीसी समाज को देखते हुए चेहरा, ओबीसी समाज का चेहरा, चाहे पहले भी इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ओबीसी चेहरा बता करके सरकार चलाने का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठन ने काम किया हो, चाहे अभी ओबीसी का चेहरा यादव समाज से लेकर के वो डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की जो खबरें हैं, खबरें चलती हैं, ये बात निश्चित तौर पे सही है। और इस तरह से जो भेदभाव होता है वो भी बात सही है। लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जो वरिष्ठ नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, वो इनको हजम नहीं कर पा रहा है, ये भी बात सही है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग डॉक्टर मोहन यादव के लिए मुख्यमंत्री हटाएंगे, क्योंकि चाहे वो देश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, ओबीसी का जो वोट बैंक है लगभग 55 से 60% वोट बैंक है, जिसको देखते ही उनको ओबीसी का जो मुख्यमंत्री लगातार बना नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि अभी की स्थिति में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री हटा के दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। रोमा जी, रोमा। जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ऑब्वियस जब भी कोई नेता बनता है तो अपने साथ वो कई मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं और मीडिया में भी ऐसा होता है जब मीडिया में हम कहीं अच्छे पद पर किसी और चैनल में जाते हैं तो अपनी पूरी टीम लेकर जाते हैं। उसी तरीके से मुख्य सचिव के पद के लिए उन्होंने राजेश रजौरिया का नाम दिया था, लेकिन दिल्ली से कॉल आने के बाद ये कहा गया था कि उस पद को अपना अनुराग जैन को दिया जाएगा, लेकिन उस समय भी मोहन यादव की नहीं मानी गई थी, उनको मुख्यमंत्री पद देने के बावजूद भी। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या जो सरकार है मध्य प्रदेश की वो दिल्ली से ही चलती है, मोहन यादव को कोई डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है, या फिर सरकार बैकफुट पे कोई और बैठा हुआ है? इसमें कितनी सच्चाई है? जी, जी, जी। निश्चित तौर पे इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि जो मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ डमी भर मुख्यमंत्री हैं। आप बात करेंगे, मुख्य सचिव की बात करेंगे तो ये बात सही है, चाहे मुख्य सचिव की बात हो। और मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी मंत्री बने थे, डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, इसमें जो मंत्रालय में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, सभी दिल्ली से मुख्यमंत्री बने हैं। ये बात निश्चित तौर पे मैं स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात क्या होती है कि मोहन यादव लगातार पिछले 1-7 दिन में मोहन यादव को दिल्ली का दौरा करना पड़ता है, और वो मुझे यहाँ से बताने की जरूरत नहीं है। आप सब तो हमारे दर्शक भी समझदार हैं और हम सब समझदार हैं कि दिल्ली में हाजिरी इनको 7 दिन में क्यों लगानी पड़ती है, ये सब जानते हैं। चूंकि क्या होता है कि डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर के यहाँ पर जो है, चाहे मुख्य सचिव की बात हो, चाहे आपके डीजीपी हों, चाहे मंत्री हों, ये सब दिल्ली दरबार से ही तय होते हैं। निश्चित तौर पे इस बात को मैं फिर से स्वीकार करता हूँ। और बाकी क्या होता है कि जो ओबीसी के साथ इसी तरह का होता है, चाहे वो आप यहाँ पे हरियाणा ले लीजिए, चाहे आप और कहीं भी स्टेट में ले लीजिए, चलाने वाले दूसरे होते हैं, बस इसको चेहरा बताने के लिए। जो ओबीसी समाज का वोट बैंक है, दलित को अगर लिया जाता है, आदिवासी को लिया जाता है, तो सिर्फ चेहरा बताते हैं। बाकी फिर चेहरा बता करके जो जनता में बीच में जाते हैं कि हमने आपका ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया, हमने आपकी जो है आदिवासी समाज की जो महिला है उनको हमने राष्ट्रपति बना दिया, हमने दलित समाज के व्यक्ति हैं जो पूर्व में जो राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी को बना दिया। इस तरह से ये चेहरा बताने के लिए सब काम करते हैं। बाकी पीछे से वो बैक साइड में जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी चलाती है, और जो कहीं ना कहीं 10% लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के में एक बैक साइड में काम करते हैं आरएसएस के माध्यम से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार देश को चलाने का काम करते हैं। इसी आवाज को लगातार के विपक्ष उठाने का काम भी कर रहा है। लेकिन मैं रोमा आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से लगातार ये चल रहा है देश में, ये कहीं ना कहीं जो है शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, रोजगार को खत्म किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं रोमा जी आपको इसी बात में एक और बात जोड़ करके बता देना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी जो केंद्र शासित प्रदेश रहा हो, अगर केंद्र शासित प्रदेश रहा हो और उस राज्य ने लगातार राज्य का दर्जा मांगा हो तो उसको मिला होगा, या उसने लड़के लिया होगा। लेकिन ऐसा पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो है राज्य का दर्जा था, लेकिन उसको छीन करके केंद्र शासित बना दिया। इसके पीछे कई सारी वजह होती हैं। एक तो क्या है, इन लोगों को जो है जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह की बातें भी करते हैं, और दूसरी बात क्या है कि वहां पर जो उपराज्यपाल हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसमें उपराज्यपाल 5 विधायक निर्वाचित कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से इन्होंने सोचा कि सरकार में अगर 2-5 विधायकों की अगर कमी भी आएगी तो हम लोग 5 नॉमिनेट करके और हम लोग हमारी सरकार बना सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां पर पूर्ण बहुमत से जो है एनसी और कांग्रेस की जो मिला करके गठबंधन की सरकार आ गई है।
आपने देखा होगा कि अभी मैं हरियाणा की आपसे बात करना चाहूँगा, चूँकि अभी-अभी कल ही चुनाव हुआ है, तो कहीं न कहीं हम हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा चुनाव में आपने देखा होगा कि लगातार जनता के माध्यम से जब जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जनता में जा रहे थे, तो उनको खदेड़ने का काम जनता के द्वारा किया जाता था। तो वहाँ पर विपक्ष की पार्टियों का चुनाव नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो है जनता खड़ी हुई थी। इसके बावजूद भी वहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो निश्चित तौर पे जो इलेक्शन कमीशन सवाल के घेरे में आता है। और अभी आपने देखा होगा लगातार हरियाणा के लोगों के द्वारा, हरियाणा के नेताओं के द्वारा, हरियाणा के विपक्ष के एजेंटों के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि जो मशीन है, मशीन 99% तक चार्ज मिली। जब हम किसी भी तरह की कोई मशीन को चार्ज करके हम वोटिंग करवाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो 30-40% तो डिस्चार्ज हो ही जाएगी। 2-3 दिन वो रखी भी रहती है। तो इस निश्चित तौर पे अगर 99% मशीन चार्ज मिली है, तो इस तरह से और आप समझ सकते हैं कि 99% जो मशीन अगर चार्ज है, तो इस तरह की जांच का विषय है। और जांच के बाद क्या है, मुझे लगता है कि आप जो है पूरा देश में अगर मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप इलेक्शन कमीशन से ही हम बात करें, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से आप मशीन से आपको लगता है कि मशीन में किसी तरह की आप लोग गड़बड़ नहीं करते हैं, या जो इलेक्शन कमीशन है, वहां से अगर किसी तरह की गड़बड़ नहीं होती है, तो जो पूरा देश का विपक्ष और देश की आवाम और देश की जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना चाहिए। जब आप चुनाव जीतते हैं, हर चुनाव को जीतते हैं, तो आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में फिर क्या दिक्कत है? आप तो वैसे भी चुनाव जीतते हैं ना, आपको लगातार जनता का बहुमत मिलता है। और इससे पहले भी हमारे देश में बैलेट पेपर का चुनाव हुआ है। और जिस इलेक्शन कमीशन में जिस मशीन का जो प्रयोग किया जाता है, और जहां ये मशीन बनी है, वहां पर जो है मशीन से चुनाव नहीं होते हैं। तो अगर ये मशीन अगर संदेह के घेरे में नहीं होते, तो जहां पर जिस देश में मशीन बनी है, तो उस देश में भी तो चुनाव होता है। उस देश में कहीं ना कहीं जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है। रोमा जी, रोमा। नहीं, अगर हम ईवीएम की बात करें, मशीन की बात करें, ये चर्चाएं तो शुरू से चलती आ रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। लेकिन हमने परसों हरियाणा के एपिसोड में चर्चा भी की थी कि इस बार ईवीएम को इश्यू क्यों नहीं बनाया जा रहा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद तो हमेशा बनाया ही जाता है। अगर चुनावों की बात की जाए तो बहुत से क्वेश्चन है इस समय, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कल चुनाव के टाइम पे कहीं बाहर निकल गए, कहीं बाहर किसी विदेश यात्रा पे निकल गए। तो जानने की बात, सोचने की बात यह है कि आखिर वो लोग गए कहाँ, और वो हरियाणा चुनाव को लेकर वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके थे, क्योंकि जी, उन्होंने रोमा। हरीश मनोहर लाल खट्टर, इनकी जो इन्होंने चीज पर दिखा दिया था कि ये लोग एकजुट हैं, मिल चुके हैं, अब इनके अंदर मनमुटाव कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। अगर आप वजह हम किसी पे भी डाल दें, चाहे ईवीएम पर डाल दें या किसी और वजह को लेकर देखें, तो इनकी अभी अंदरूनी कमजोरी है। जमीनी स्तर पर इनके कार्यकर्ता कांग्रेस के अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। और बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी इस चीज को लेकर बहुत स्ट्रांग रहती है, बाद में हम किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप, बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे इस जी, बारे में। जी रोमा, मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2-3 सवाल हैं मेरे। हम लोग आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर 99% 6 मशीन वहां पर 99% जो है चार्ज मिली है, इसका क्या कारण हो सकता है? जब आपकी वोटिंग होती है, वोटिंग में मशीन को लगातार जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा या वोटर के द्वारा दबाया जाता है, तो क्या मुझे नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है, हम सबको जनता को नहीं लगता कि हम अगर उसको दिन भर यूज करेंगे, यूज करने के बाद वो डिस्चार्ज होगी, तो 99% तो वो मशीन नहीं रह सकती। तो इस वजह से एक संदेह के घेरे में जाता है। ये बात सही है कि आपसी गुटबाजी रही है, लेकिन आपसी गुटबाजी से ज्यादा मशीनों पर इस तरह की जो मशीन चार्ज है, ये सब चीजें आना। और फिर हरियाणा के जो वर्तमान सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, सैनी साहब हैं, उन्होंने कहा कि वो बयान भी सभी जगह वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, सब कुछ अच्छा होगा, आप चिंता मत करें। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस बात को कहने का मतलब क्या निकलता है कि हमने सारी व्यवस्था कर रखी है? तो ये भी तो बात कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आती है। और मुझे लगता है कि चाहे वो देश के जो स्वतंत्र पत्रकार हों, ये कांग्रेस भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश के संविधान की लड़ाई है। अगर मशीनों में इस तरह की गड़बड़ होती है, तो मुझे लगता है कि देश की जनता के साथ किसी तरह की, पूरी जमहूरियत के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ है। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से संविधान खत्म किया जा रहा है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहले राजा योग हुआ करता था, और
आज अगर संविधान बना है तो संविधान का मतलब है कि हर व्यक्ति की एक वोट होगा, चाहे वो कोई मंत्री हो तो उसका भी एक वोट होगा, अगर प्रधानमंत्री है तो उसका एक वोट होगा, और आम व्यक्ति है जो खेती किसानी कर रहा है उसका भी एक वोट होगा। तो जब हर आदमी को एक वोट का अधिकार के अंतर्गत सरकार चुनने का अधिकार दे रखा है, और अगर मशीनों के माध्यम से इस तरह की गड़बड़ पाई जाती है, तो उस समय के राजा योग में, महाराजा योग में और आज के योग में क्या अंतर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि मैं संविधान तो बना रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर संविधान को चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो इस संविधान का जो महत्व है किसी तरह का कोई खत्म नहीं होगा, मतलब संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि धीरे-धीरे संविधान को खत्म किया जा रहा है। आज आपने देखा होगा बड़े-बड़े जो कॉलेज हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें लगातार आरएसएस के माध्यम से जो है किन लोगों को भर्ती किया जा रहा है, और जो लोग जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, उन लोगों को लगातार कॉलेज से ये जीता जागता उदाहरण आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिन्होंने प्रोफेसर की डायरी किताब लिखने का काम किया है। क्या आपसे पूछना चाहता हूँ, उनका जब भी उनका किसी तरह का कोई रैंकिंग आती थी, वो 96% रैंकिंग आती है, सबसे वो फर्स्ट रहते थे। इसके बावजूद भी साजिश के तहत उनको जो है विश्वविद्यालय से हटाने का काम किया। तो इस तरह का चल रहा है। लेकिन चूंकि क्या है कि हमारे जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो लोग हैं, वो कमीरा लोग हैं, लगातार खेत में काम करने का काम करते हैं, छोटे-छोटे व्यवसाय के माध्यम से अपने बच्चों को पालन पोषण करने का काम करते हैं। उनको इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं न कहीं ये समाज सोया हुआ समाज है। ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी जो है सोया हुआ समाज है। और आज राहुल गांधी है, अगर इस समाज की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का ना तो कांग्रेस का पक्षधर हूं, ना किसी और विपक्ष पार्टी में एक सामाजिक संगठन के माध्यम से या सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट होने के कारण में सभी लोगों की लड़ाई लड़ते हैं या सभी लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं। तो इसी तरह मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से संविधान को खत्म किया जा रहा है तो जन आंदोलन, देश की जो जनता है, इसको एक बार फिर से जन आंदोलन करना पड़ेगा और जो है संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। रोमा। हरियाणा के मुद्दे पर तो काफी कुछ है बात करने के लिए, बहुत सी चीजें हैं जो निकल कर सामने आती है। इस पे तो अगर हम नहीं, अब मैं एक मध्य घंटा प्रदेश बात की बात नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ। देखो, मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में आपने देखा पिछले 1.5 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। भारत के संविधान ने हमको हक अधिकार दिया है कि आपके अगर किसी भी से आपके हक अधिकार को अगर लूटा जाता है तो आप संविधान में धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह के आंदोलन के माध्यम से आप सरकार को जगा करके आपकी मांग को मनवा सकते हैं। तो पिछले 1.5 महीने से किसान सोयाबीन का भाव 6000 से लेकर के धान का भाव, मक्का का भाव की मांग कर रहा है। 1.5 महीने से किसान परेशान हो रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। बताओ आप किसान की सुनवाई हो रही है क्या? तो मैं बता रहा हूं आपको, किसान हो, नौजवान हो, अग्निवीर योजना का बताइए आप किसने बताया था? अग्निवीर योजना के माध्यम से कैंटीन की सुविधा मिलती थी, 15 साल की नौकरी थी, पेंशन मिलती थी, उसको ठेके पर करके आज 4 साल की नौकरी कर दी। उसमें से कहीं ना कहीं भेदभाव कर दिया। जैसे 4 लोग अगर भर्ती होंगे अग्निवीर में तो 3 को बाहर कर दिया जाएगा, 1 को परमानेंट रख लिया जाएगा। तो इस तरह का भेदभाव लगातार चल रहा है। अभी दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हुआ था 3 काले कानून पर, उसमें जो है जवानों को और किसानों को लड़ा दिया था, फूट डालते हैं। आज आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि ओबीसी का चेहरा बना करके तो मुख्यमंत्री बना देगी। बाकी क्या है कि जो भर्तियां हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से या पिछले दरवाजे से जो भर्तियां करते हैं, वो किन लोगों की भर्तियां करते हैं, ये किसी से अब छुपा हुआ नहीं रहा। तो ये सब चीजें चल रही हैं रोमा जी। बाकी इन सब के लिए हम चैनल के माध्यम से जो समाज सेवी लोग हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं। धीरे धीरे देखना, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ने का काम किया था, इसी प्रकार से हमें लगता है कि जो सिस्टम चल रहा है, जिस देश का जो सिस्टम चल रहा है, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी के खिलाफ चल रहा है, मुझे लगता है कि उस सिस्टम से एक बार फिर से लड़ने की जरूरत है रोमा जी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुद्दों पर लगातार बात करते रहते हैं और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आज हम यहीं फिनिश करते हैं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।